हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में हम और भी डिटेल में स्टडी करेंगे। इसमें और भी हम स्टडी करेंगे कॉइल जो है इसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, इसका यूनिट क्या होता है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। फिर ये जो कॉइल है इसमें से जब करंट पास होता है, वेरिंग करंट, तो इसकी वजह से वहाँ पे वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जुड़ता है। तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर होती है इसका फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। फिर एनर्जी डेंसिटी, ये सारे टॉपिक हम विद डिटेल्स इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले। चलिए तो शुरू करते हैं सेल्फ इंडक्शन कि सेल्फ इंडक्शन जो है वो क्या होता है। लेट्स सी। फर्स्ट यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है ये जो कॉइल देख रही है, ठीक है, इसमें से देखो हम करंट पास करते हैं तो ऑब्वियसली वहां पे इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो वहां पे जुड़ेगा, इसके जो खुद के टर्न से उसके साथ ही जुड़ता है। ठीक है, तो जब इसके साथ इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड जुड़ता है और वो कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट जब आप यहाँ पे करंट को वेरी करते हो, करंट को क्या करो आप वेरी करो, करंट को अगर वेरी करोगे तो वहां पे वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो एक कोयल का खुद का वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, एक कोयल का खुद का वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड वो खुद के टर्न्स के साथ ही लिंक होता है। तो देखो हमने पढ़ाई, अगर आप कोई भी कोयल या तो कोई भी क्लोज्ड सर्किट है इसके साथ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड लिंक करो तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होता है, और ईएमएफ इंड्यूस होता है तो वहां पे करंट भी इंड्यूस होता है, और ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो ऑलवेज अपोजिट में क्रिएट होगा। ठीक है, सारी चीजें हमने स्टडी की है। तो सेम ईयर यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है। देखो ये कॉइल है, ये कॉइल में से जब हम वेरिंग करंट करंट को अगर चेंज करते हैं तो वहां पे वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और वो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इसके खुद के ही टर्न्स के साथ लिंक होता है। तो इसके अंदर भी एक ऐसा इंड्यूस ईएमएफ बनता है जो अप्लाइड ईएमएफ का क्या करे, अपोज करे, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट होगा। तो ये जो फिनोमेना होता है इसी को ही सेल्फ इंडक्शन बोला जाता है, इसी को ही क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। चलो तो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, देखो तो इसकी जो डेफिनेशन है, फर्स्ट, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एंड इंसुलेटेड कंडक्टिंग कॉइल, जब एक कॉइल है इसमें से करंट क्या हुआ, पास हुआ, देन व्हाट हैपन, इट गिव्स राइज टू मैग्नेटिक फील्ड इन द कॉइल सो दैट कॉइल इट बिहेव लाइक मैग्नेट। अगर वहां से करंट पास होगा तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कॉइल जो है वो कैसे बिहेव करेगी, ऐसा मैग्नेट की तरह। द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय करंट इन द कॉइल विच लिंक विथ कॉइल इटसेल्फ। देखो यहां पे जैसे हमने करंट पास किया तो क्या हुआ, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बना, और मैग्नेटिक फील्ड बना तो ये कॉइल जो है वो खुद कैसे बिहेव करती है, मैग्नेट की तरह। और वहां पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ करंट की वजह से वो किसके साथ लिंक हो रहा है, खुद कॉइल के साथ ही लिंक हो रहा है। देखो फिर एज द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इन द कॉइल चेंज, द फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इट इज ऑल्सो चेंज, due to that EMF is induced in the coil. This phenomena is known as the self induction. ये जो phenomena इसी को क्या बोला जाता है, self induction। चलिए तो this is the self induction। ठीक है, जब आप यहाँ से हम करंट पास करते हैं तो करंट जैसे ये जा रहा है और इसका मैग्नेटिक फील्ड बना, ठीक है, ये जो हमने अप्लाइड ईएमएफ कहाँ दिया, ये डायरेक्शन में, दिस इज द अप्लाइड ईएमएफ। और यहां पे जब वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड लिंक होगा तो इसका जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो अपोजिट में होगा। ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, अपोजिट में। इंड्यूस ईएमएफ जो इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, अपोजिट में होगी। ठीक है, तो ये खुद का ही अपोज करेगा। तो ये जो फिनोमेना होता है इसका खुद का ही वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये जो कॉइल है उसका खुद का ही वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जब इसके खुद के टर्न्स के साथ जुड़ता है तो वहां पे भी इंड्यूस ईएमएफ मिलता है। ये फिनोमेना जो होता है इसी को ही बोला जाता है सेल्फ इंडक्शन। क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ये जो जो कॉइल है, ऐसे हर एक कॉइल का अपना एक कांस्टेंट होगा जिसको हम बोलेंगे
कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। चलिए ये क्या होता है इसके बारे में स्टडी करते हैं आगे। ये कॉइल में से हम करंट पास करते हैं, इसके कुछ नंबर ऑफ टर्न्स है n। तो जैसे हम यहां से करंट पास करते हैं तो वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स कितना बनेगा या मैग्नेटिक फील्ड वहां पे कितना बनता है, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन करंट। अगर आप करंट को इंक्रीज करोगे तो और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, डेट मीन्स कि ये कोइल के साथ लिंक होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स और ज्यादा बनेगा। तो देखो यहां पे फर्स्ट कि ये जो कॉइल है, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल इज n and flux linked with each turn is phi, then total flux linked with the coil is कितना होगा, n phi। this is what, this is n phi। अगर वहां पे n टर्न्स है और एक लूप के साथ लिंक होने वाला फ्लक्स phi है, तो टोटल फ्लक्स एक कोइल के साथ जो लिंक होगा, जो जुड़ेगा, वो कितना होगा, n phi। चलिए ये जो n phi है तो आप डायरेक्टली देख सकते हो, टोटल फ्लक्स लिंक विथ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू फ्रॉम द कॉइल। यहां पे कितना फ्लक्स बनेगा, डेट ऑल डिपेंड्स ऑन दिस करंट। किस पे डिपेंड करता है, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। चलिए फिर इसके बाद हम लिख सकते हैं एन फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, एंड इफ we remove the proportionality constant, then we can write n phi is equal to li। क्या लिख सकते हैं, अगर हम वहां पे से जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इसको रिमूव करते हैं तो वहां पे क्या लिख सकते हैं, l। और ये जो l है इसी को ही बोला जाता है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। देखो वेयर द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी l is called the self inductance of the coil, where the constant of proportionality L is called self inductance of the coil। इसी को ही क्या बोला जाता है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो किस पे डिपेंड करता है। तो सेल्फ इंडक्टेंस जो है L of coil is depends on first the size and shape of the coil, second number of turns of the coil, and third is what, the magnetic property of the medium within the coil। ठीक है, तो ये तीनों चीजों पे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल डिपेंड करता है। चलिए आगे देखते हैं हम सेल्फ इंडक्टेंस जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, इसके यूनिट क्या होते हैं, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। लेट्स सी। हाँ, फर्स्ट डेफिनेशन तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है, एन फाई इज इक्वल टू एल आई। एन फाई इज व्हाट, दिस इज एल आई। अगर मान लो हम आई को 1 एम्पियर मान ले, कितना मान ले, आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर, देन व्हाट हैपन, अगर आई 1 एम्पियर हो जाएगा तो आप यहां पे लिख सकते हो कि एन फाई इज इक्वल टू एल। एन फाई इज व्हाट, दिस बिकम्स एल। हाँ, अगर हम चाहे तो इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, देखिए, तो व्हेन 1 एम्पियर करंट इज पासिंग थ्रू फ्रॉम द कॉइल, the flux linked with coil which is numerically equal to the self inductance of the coil। देखो, when 1 ampere current is passing through from the coil, magnetic flux linked with coil which is numerically equal to the self inductance of the coil। this is the first definition of self inductance। बट यहां पे देखो, आपको अगर कोई भी कॉइल है उसका सेल्फ इंडक्टेंस, जो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है वो फाइंड करना है, तो आप इसके साथ जुड़ने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड कर लो, तो आपको आसानी से इसका जो कॉइल है इसका आपको मिल जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस। बट प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास जो है ऐसी कोई डिवाइस नहीं है जिससे हम फ्लक्स मेजर कर सकें। अभी तक हमारे पास ऐसी कोई डिवाइस नहीं है जिससे हम क्या मेजरमेंट कर सके, फ्लक्स। अगर हम फ्लक्स मेजर नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली हम कॉइल जो है उसका सेल्फ इंडक्टेंस भी मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारे लिए काम का नहीं है, हमें और कोई ऑप्शन चाहिए कि जिससे हम क्या कर सकें कि जो कॉइल है इसका सेल्फ इंडक्टेंस हम फाइंड कर सकें।
तो कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करने के लिए हमने दूसरी भी डेफिनेशन बनाई। लेट्स सी, हमने पढ़ा है फेराडेस लॉ। तो अकॉर्डिंग टू फेराडेस लॉ हमने क्या पढ़ा था कि E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। अब यहाँ पे जो एन फाई है इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, एल आई। तो एन फाई की जगह पे एल आई लिखोगे तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल डी आई बाई डी टी। यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास है एन फाई अपॉन एल आई, इसकी वैल्यू यहाँ पे एन और फाई की जगह पे आप रखोगे तो क्या आ जाएगा, एल आई। एल बाहर निकल गया, वो कांस्टेंट है इसलिए E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। और इसमें हम क्या करते हैं, करंट को मान लेते हैं 1 एम्पियर पर सेकंड। करंट को क्या मान लेते हैं, 1 एम्पियर पर सेकंड। देन व्हाट हैपन, देन एप्सिलॉन इज बिकम माइनस एल। एप्सिलॉन जो पोटेंशियल है वो किसके बराबर हो जाएगा, एल के बराबर हो जाता है। तो ये नई डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, देखो व्हेन 1 एम्पियर पर सेकंड करंट इज पासिंग थ्रू फ्रॉम द कॉइल, EMF induced in the coil which is numerically equal to the self inductance of the coil। देखो when 1 ampere per second current is passing through from coil, when 1 ampere per second current is passing through from the coil, EMF will induce in the coil which is numerically equal to the self inductance of the coil। किसके बराबर होगा, वो जो EMF है वो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल के बराबर होगा। अब यहाँ पे EMF मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास वोल्ट मीटर है, तो हम अगर कोई भी कॉइल के दो एंड के बीच में वोल्ट मीटर लगा दें तो हम आसानी से वो कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए, तो ये है डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। नाउ इसके यूनिट के बारे में देखते हैं। तो इसके जो यूनिट है इसके बारे में फर्स्ट टाइम हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने बताया। तो एक यूनिट तो ऑब्वियसली हेनरी है ही, दूसरा यूनिट आप यहां से भी बना सकते हो, ठीक है। एप्सिलॉन इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी है, तो इसमें से वोल्ट सेकंड पर एम्पियर ये भी लिख सकते हो। और एक और यूनिट बना सकते हो यहां से, एल एन फाई इज इक्वल टू एल एल आई है, तो वहां से आप क्या कर सकते हो, एल को सब्जेक्ट बनाओ तो वेबर अपॉन एम्पियर। तो 3 यूनिट हुए, हेनरी और वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। देखो ये कैसे आया, तो एक यूनिट आप यहां से निकाल सकते हो इससे। यहां पे आप एल को सब्जेक्ट बना लो तो क्या हो गया, फाई बाई आई। तो फाई का होता है वेबर और करंट का एम्पियर, तो एक यूनिट आ गया वेबर पर एम्पियर, इस तरह से आएगा। दूसरा यूनिट देखो ये यहाँ पे एप्सिलॉन इज इक्वल टू एल डी ए बाई डी टी है, तो आप इसको और सिंप्लीफाई करो तो इसको लिख सकते हो आप एप्सिलॉन इंटू डी टी अपॉन डी आई, दिस इज एल। तो एप्सिलॉन का वोल्ट होता है, ठीक है, टाइम का सेकंड, और एम्पियर करंट का क्या होता है, एम्पियर। तो आपको ये तीसरा यूनिट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप तीनों यूनिट आपको याद है तो आपको हेल्प कर सकता है एग्जामिनेशन में, अगर यूनिट वगैरह के बारे में कोई भी अगर क्वेश्चन आया इस पे से। चलो फिर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करना है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए आपको ये पता है वोल्ट इंटू सेकंड अपॉन एम्पियर। तो वोल्ट को हम लिखते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है, W बाई क्यू, याद है आप लोगों ने पढ़ा होगा। हाँ, तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू आई टी भी लिख सकते हैं, तो W इंटू एस अपॉन Q इज इक्वल टू आई टी, तो ये A2 हो जाएगा और एक सेकंड, ठीक है। चलो अब आपको इसका फॉर्मूला पता है वर्क डन का, M1 L2 T माइनस टू, ये सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा और डिवाइड में A2, तो ये आपको मिल जाएगा M1 L2 T माइनस टू और A माइनस टू। चलिए, तो ये आप डिराइव कर सकते हो। डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए इसका, हाँ डायमेंशनल फॉर्मूला देखो, ये यहाँ पे आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बताया हुआ है M1 L2 T माइनस टू और A रेस टू माइनस टू। तो इस तरह से आप जो मैंने यहाँ पे बताया वैसे आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हो। चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ इंडक्टेंस, इट्स यूनिट, डेफिनेशन, डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर आपको कुछ भी पूछा तो आप आसानी से लिख सकते हो। चलिए आगे जो हम पढ़ने वाले हैं, ये जो इंडक्टर है
ठीक है, इसमें से जब करंट एक डायरेक्शन से एंटर होता है तो हम जब सर्किट में इंडक्टर को यूज करेंगे, ये जो कॉइल है इसको इंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे हम इसका नाम चेंज कर रहे हैं। तो ये जो इंडक्टर है, जब इंडक्टर में से करंट पास होता है तो इसका कौन सा एंड प्लस माना जाएगा, कौन सा माइनस, वो कैसे डिसाइड किया जाएगा। चलिए इसकी स्टडी करते हैं। लेट्स सी फर्स्ट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, तो जो एंड से अगर करंट पास हो रहा है, जैसे देखो यहां पे आपको दिया हुआ है कि एंड से करंट एंटर हो रहा है, करंट, और वो भी कैसा करंट है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, di/dt, और वो भी आपको बोला है वो इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट में देखो क्या बोला है, द एंड ऑफ द कंडक्टर थ्रू विच, ये जो एंड से करंट क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है, द एंड ऑफ द कंडक्टर थ्रू विच करंट इज एंटर एंड इंक्रीज विथ टाइम, टाइम के साथ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो वो वाला जो एंड है इसको आपको पॉजिटिव कंसीडर करना है, एंड इसके जो अपोजिट जो एंड है इसको आपको नेगेटिव कंसीडर करना है। क्या कंसीडर करना है, नेगेटिव। जब करंट यहां से एंटर हुआ और यहां पे लीव कर रहा है, देखो करंट यहां से एंटर हुआ, इस एंड से करंट कहां से एंटर हुआ, इस एंड से एंटर हो रहा है, और वो टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है। तो इसको जो एंड से एंटर हुआ इसको प्लस, और जहां पे लीव कर रहा है वो एंड पे आपको क्या लेना है, नेगेटिव सपोज करना है। क्या सपोज करना है, नेगेटिव। देखो करंट कैसे मूव कर रहा है, देखो एंड से, तो जो एंड से एंटर हुआ वो प्लस, जो एंड लीव करेगा वहां पे माइनस। और इसका डायग्राम अगर आप इंड्यूस ईएमएफ का ये सेल का बताओगे तो देखो ये प्लस ये वाला एंड, और ये एंड क्या है, माइनस, इस तरह से आप बता सकते हो। ठीक है, चलिए अब जब करंट जो एंड से एंटर हो रहा है और जस्ट सपोज जो टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, तो इसको नेगेटिव लेने का। द एंड ऑफ द कंडक्टर थ्रू विच, देखो यहां पे जो है वो इस एंड से वो एंटर हो रहा है, और di/dt जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, करंट जो टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जिस एंड से वो एंटर हो रहा है और वो करंट अगर टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है तो इसको माइनस लेने का। क्या लेने का, जहां से एंटर हो रहा है वो एंड माइनस, और इसका जो जो करंट लीव कर रहा है, जो करंट लीव कर रहा है वो एंड को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, और आप इसका डायग्राम भी दिखा सकते हो इस तरह से, देखो ये माइनस और प्लस, ये आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा। ठीक है, जब आप न्यूमेरिकल्स इसके रिलेटेड सॉल्व करोगे तो इसमें आपको हेल्प करेगा कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किए जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे हमने देखा कि इंड्यूस ईएमएफ है, इसका कौन सा एंड प्लस होगा, कौन सा एंड माइनस बनेगा। ठीक है, तो जहाँ से करंट एंटर होता है और अगर वो करंट टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है तो जो एंटर हो रहा है वो एंड पॉजिटिव होता है, जहाँ लीव कर रहा है वो एंड नेगेटिव होता है। और अगर जहाँ पे करंट एंटर होता है वहाँ पे करंट टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है तो वो एंड नेगेटिव होता है, जहाँ पे लीव करता है वो पॉजिटिव होता है। चलिए, तो इसके बेस पे हमें अगर कोई न्यूमेरिकल्स पूछा गया तो किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी ऑन नेक्स्ट स्लाइड। क्या दिया हुआ है डेटा में कि भाई द नेटवर्क शोन इन फिगर इज पार्ट ऑफ द सर्किट, द बैटरी हैज नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, करंट ऐसे एंटर हो रहा है, at a certain instant the current I is equal to 5 ampere and decrease at a rate of 10 raised to 3 ampere per second. What is the potential difference between point B and A? चलिए, तो ये हमें फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। लेट्स सी कैसे फाइंड किया जाएगा। तो देखो फर्स्ट ये जो नेटवर्क है इसको हम सोल्व कर देते हैं। यहाँ पे है रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक सेल दिया हुआ है, फिर यहाँ पे जो करंट यहाँ से एंटर हो रहा है, ठीक है, तो टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। देखो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो एंड है वो बनेगा नेगेटिव और ये जो एंड है वो बनेगा पॉजिटिव। क्या बनेगा, ये नेगेटिव और एंड पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम इसका भी ईएमएफ लिख ही देते हैं, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और यहाँ पे फाइनली है हमारा बी पॉइंट और ये ए पॉइंट।
यहाँ पे रेजिस्टेंस है 1 ओम और ये एप्सिलेंट हमें दिया है 15 वोल्ट। और ये जो इंड्यूस ईएमएफ है इसका आप निकाल सकते हो एल डी आई बाई डी टी, और आगे साइन जो होता है वो माइनस होता है। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो, ये हमें जो इंडक्टेंस दिया है वो 5 मिली हेनरी, तो 5 इंटू 10⁻³ और डी आई बाई डी टी जो है वो 10⁻³ है, तो ये हो जाएगा 5 वोल्ट। कितना हो जाएगा? 5 वोल्ट माइनस। चलिए अब हम यहाँ से अगर किरचॉफ वोल्टेज रूल अप्लाई करते हैं तो वी ए माइनस आई आर, देखो यहाँ पे हम सेल के माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की ओर जा रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो इसको +15 क्या लिखेंगे? +15। फिर इसके बाद वापिस सेल आया तो माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे? बढ़ रहा है माइनस टू प्लस, इंक्रीज हो रहा है, तो इसको भी क्या लिखा जाएगा? +5 वोल्ट और इज इक्वल टू वीबी। क्या लिखेंगे इसको? इज इक्वल टू वीबी। चलिए तो अब यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करो। वी ए माइनस आई 5 एम्पियर है, आर है वो 1 ओम है, तो ये 5 हो जाएगा, +15 यहाँ पे ये +5 और ये वी बी, जो ये 5 प्लस और 5 माइनस कैंसल, तो आपको मिलेगा वी बी माइनस वी ए, दिस इज द 15 वोल्ट। कितना मिलेगा ये? वी बी माइनस वी ए इज द 15 वोल्ट। तो इस तरह से हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, दिस इज द वी बी माइनस वी ए। चलिए तो देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस। जो इंडक्टर है इसका कॉम्बिनेशन करेंगे तो किस तरह से इसका जो कॉम्बिनेशन है वो किया जाता है वो हम स्टडी करते हैं। जैसे हमने रेजिस्टेंस में पढ़ा है, कैपेसिटर में पढ़ा है, वैसे ही इंडक्टर के भी कॉम्बिनेशन किए जाते हैं सीरीज और पैरेलल। तो इसके फॉर्मूलाज क्या होगा वो हम स्टडी करते हैं। लेट्स सी इन नेक्स्ट स्लाइड कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस। तो दो कॉम्बिनेशन होते हैं, वन इज सीरीज। देखो ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज में आप देखो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, जैसे आगे हमने पढ़ा हुआ है वैसे ही कि सीरीज जो है उसमें पोटेंशियल होता है वो डिवाइड होता है, करंट जो हर एक में से पास होता है वो सेम होता है। और अगर आप इसका इक्विवेलेंट फॉर्मूला फाइंड करोगे तो ये होता है एल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3। दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए फिर ये सीरीज अगर आपको पूछा गया तो ये इसका फॉर्मूला है सीरीज कॉम्बिनेशन का। पैरेलल में देखो क्या होता है, पैरेलल में इस तरह से दो इंडक्टर है, इसको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो इसका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2। जैसे रेजिस्टेंस में होता है वैसा ही रेजिस्टेंस में भी 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो सेम ईयर इंडक्टर में भी पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2। सेम यही फॉर्मूला है। यहाँ करंट फ्लो होता है I1, यहाँ फ्लो होता है करंट I2। तो ये I1 और I2 करंट अगर हमें फाइंड करना है तो इसको भी हम फाइंड कर सकते हैं। देखो I1 इज इक्वल टू L2 बाई L1 प्लस L2 इंटू I, जो टोटल करंट है, और I2 इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? I2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L1 प्लस L2 इंटू I। तो इस तरह से आप ये दो फॉर्मूला से करंट भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो दिस इज ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस, ठीक है। जब दो या तो दो से ज्यादा इंडक्टर है, इसको हम सीरीज और पैरेलल में जब ज्वाइन करते हैं तो वो सर्किट को आप सॉल्व करना चाहते हो तो कैसे सॉल्व कर सकते हो? तो ये सारे फॉर्मूलाज यूज करके आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। लेट्स मूव ऑन अनदर स्लाइड। जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? देखिए फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, यहाँ पे सेम हमें सर्किट दी हुई है,
हमें ये जो सर्किट है इसका सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला फाइंड करना है। तो पहले आपको कुछ इसकी टर्म्स वगैरह पता होनी चाहिए। तो ये जो आपको कॉइल दिख रही है उसमें एन जो होता है कैपिटल एन, दिस इज द नंबर ऑफ टर्न्स, दिस इज व्हाट टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो दिए। और स्मॉल एन जो होता है दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ मीन्स कि इसका जो फॉर्मूला होता है एन इज इक्वल टू कैपिटल एन बाई स्मॉल एन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब यहां पे जो करंट पास हो रहा है वो आई है। कितना करंट पास हो रहा है? आई। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट होगा? तो हम वो लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड करंट आई इज बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लिखेंगे? म्यू नॉट एन आई, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म इन अ सोलेनोइड। ये जो कॉइल है, सोलेनोइड जो है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ड्यू टू करंट आई, वो कितना होता है? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। चलो अब यहाँ पे ये कॉइल के जस्ट सपोज कि उसका कॉइल का एरिया ये है, उसके नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो एन है, तो ये कॉइल के साथ जुड़ने वाला फ्लक्स कितना होगा? तो हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स linked with coil is flux is equal to NBA। क्या होता है फॉर्मूला? NBA। और ए एन मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई और ए। चलो ये हमने फ्लक्स फाइंड कर लिया। अब हम चाहते हैं इसका सेल्फ इंडक्टेंस। क्या फाइंड करना है? सेल्फ इंडक्टेंस। तो देखो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्फ इंडक्टेंस of the coil is L is equal to flux upon I. This is the formula, flux upon I। तो जब यहाँ पे आप सारी वैल्यूज पुट करते हो तो यहाँ पे आपको मिलेगा N की फ्लक्स की वैल्यू है, पूरी पुट कर दो, म्यू नॉट N I A बाई I। तो देखो आई आई कैंसल, तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा एन म्यू नॉट एन को हम क्या पुट कर सकते? देखो स्मॉल एन क्या होता है? एन बाई एल। तो एन बाई एल इंटू ए। तो आपको एल का एक फॉर्मूला मिलेगा म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए बाई एल, दिस इज द वन फॉर्मूला। और अगर आप ये जो एन है इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एन इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू एल, ये भी आप लिख सकते हो। तो अगर एन की जगह पे ये वैल्यूज रखोगे तो नया फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, एन की जगह पे क्या रखेंगे? एन इंटू एल, तो एन स्क्वेयर एल स्क्वेयर होगा, तो वहां पे एन स्क्वेयर और डिवाइड में से एक एल कैंसल, तो ये आपका बचेगा ए इंटू एल। तो दो फॉर्मूला हुए, देखो एल के कितने फॉर्मूलास हुए? दो। ठीक है, एक आपने डिराइव किया, स्मॉल एन की जगह पे कैपिटल एन बाई एल रखा, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए बाई एल। अब ये जो एन आपको दिया है उसकी जगह पे आपको क्या लिख सकते हो? स्मॉल एन इंटू एल, तो एन स्क्वेयर इंटू एल स्क्वेयर हो जाएगा, तो एल स्क्वेयर ऊपर और एक नीचे से कैंसल, तो क्या बचेगा ये? तो देखो यहाँ पे आपको दो फॉर्मूला दिख रहे हैं, सेल्फ इंडक्टेंस के कितने फॉर्मूलास दिख रहे हैं? दो। अब आप ये दोनों फॉर्मूला में देखो कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो लेंथ पे है, म्यू नॉट स्मॉल एन एरिया ऑफ द कॉइल, दिस ऑल आर द कांस्टेंट, बट जो लेंथ है वो वेरिएबल है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो एक बार एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और दूसरी बार है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम कौन सा फॉर्मूला कब यूज करेंगे? ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो एक बार जो लेंथ है वो कैसी है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, एंड एक बार जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो देखो इसके लिए आपको देखना है कि जस्ट सपोज आपको एक सोलेनोइड दिया है और सोलेनोइड की जो लेंथ है वो 2 मीटर है और इसके टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है वो 200, कैपिटल एन 200 है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 2 मीटर है। तो पर यूनिट लेंथ में आपको पूछा तो कितना होगा? स्मॉल एन, स्मॉल एन क्या होगा? 100, क्योंकि 100/2 करोगे तो कितना आ जाएगा 100 पर मीटर टन्स होंगे। तो स्मॉल एन ये है 100 पर मीटर। ठीक है, वही सोलेनोइड था, इसकी लेंथ, हमारे पास जो सोलेनोइड है उसकी हमने लेंथ इंक्रीज कर दी। क्या कर दी? इसकी लेंथ खींच के हमने इंक्रीज कर दी। वो 2 मीटर और जो 200 टन्स था वो सोलेनोइड की लेंथ हमने खींच के बड़ी कर दी। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टन्स क्या है? कांस्टेंट है। जो 200 थे वो तो पहले भी 200 थे, ठीक है, 2 मीटर में। अब इसकी लेंथ इंक्रीज कर दी तो 2 मीटर से बढ़ गई, बट कैपिटल एन देखो वो कांस्टेंट है। तो वहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाएगा? ये वाला। ठीक है, म्यू नॉट कैपिटल एन कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, एल भी कांस्टेंट। ठीक है, 200 टन्स थे, 2 मीटर का वो सोलेनोइड की लेंथ थी, हमने इसको खींच के ऐसे बड़ा कर दिया। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे सोलेनोइड, इसको आप खींच के इसके दोनों एंड से खींच के बड़ा कर दो तो इसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर से बढ़ जाएगी, बट इसके जो नंबर ऑफ टर्न्स है इट्स रिमेन कांस्टेंट, वो 200 ही रहेंगे। तो तब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। और अगर वहां पे एक 2 मीटर लेंथ का और 200 टन्स का एक सोलेनोइड था, अब हम दूसरा ही सेम ऐसा सोलेनोइड लाते हैं जिसकी लेंथ भी 2 मीटर है और टन्स भी 200 है, इसके बाजू में रख देते हैं। तो अब इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो गई? 4 मीटर और टन्स कितने हुए? 400। तो पहले जब 2 मीटर लेंथ थी वो 200 टन्स था, तो इसका स्मॉल एन था वो कितना था? वो 100 पर मीटर था। आपने एक दूसरा सेम ऐसा ही सिमिलर सोलेनोइड इसके साइड बाजू में जोड़ दिया तो स्टिल वहां पे लेंथ 4 मीटर हुई, टर्न्स 400 हुए। अब आप स्मॉल एन निकालोगे तो भी कितना होगा? वो भी 100 पर मीटर ही आएगा। तो यहां पे देखो स्मॉल एन कांस्टेंट है बट कैपिटल एन चेंज हो गया। स्मॉल एन कांस्टेंट है, वो पर मीटर 100 टन्स पहले था जब वो अकेला था, दो सोलेनोइड करने में भी कितना हो रहा है? पर मीटर 100 टन्स ही है, तो स्मॉल एन कांस्टेंट है। तो वहां पे देखो ये म्यू नॉट कांस्टेंट, स्मॉल एन भी कांस्टेंट, एरिया भी कांस्टेंट, बट लेंथ इंक्रीज हो रही है, तो ये वाला फॉर्मूला वहां यूज किया जाएगा। ठीक है, एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो ऐसे आप इस ऐसे यूज कर सकते हो दोनों फॉर्मूला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है कि ये जो इंडक्टर है इसमें से जब करंट पास होता है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी क्या होती है? स्टोर होती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी जो स्टोर होती है इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका हम डेरिवेशन करते हैं। लेट्स सी ऑन अ नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इन अ इंडक्टर। यहाँ पे हमारे पास इंडक्टर है तो इसमें एनर्जी जो स्टोर होती है इसका फॉर्मूला हमें फाइंड करना है। चलिए, तो फर्स्ट यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रिकल पावर देते हैं तो इसको हमने देखा, लिखते हैं P इज इक्वल टू V इंटू आई, फॉर्मूला। हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं और वही एनर्जी किस में स्टोर हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टोर होती है। तो ये एप्सिलॉन इंटू आई। अब यहाँ पे इंडक्टर है तो हमने पढ़ा कि वो L di बाई डी टी, कितना इंड्यूस में बनता है? L di बाई डी टी, और ये पावर को हम लिखते हैं डी डब्ल्यू बाई डी टी। ठीक है, चलो डी टी और डी टी क्या हो जाएगा? कैंसल। तो हम इसे लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एल आई डी आई। अब ये जो वर्क डन है वो छोटा है, हमें पूरा करंट आई पे वर्क डन चाहिए कि टोटल आई करंट
फ्लो कराने में कितना वर्क डन होगा। तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। करंट कितना हुआ 0 टू I। चलो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो L, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप सभी को पता है, जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं x रेज टू n dx। तो इसको क्या लिखा जाता है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं I स्क्वेयर बाई 2 I और 0। चलो एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा 1/2 Li स्क्वेयर। और यही जो वर्क डन है वो किस में स्टोर होता है, एनर्जी में। तो दिस इज द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, ये इसका फॉर्मूला होगा 1/2 Li स्क्वेयर। क्या फॉर्मूला होगा 1/2 Li स्क्वेयर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर। ठीक है, चलिए ये जो इंडक्टर है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ठीक है, वैसे ही सेम मैकेनिकल जो सर्किट होती है उसमें जो रोल मास प्ले करता है वही रोल इलेक्ट्रिकल सर्किट में कौन प्ले करता है, वो इंडक्टर प्ले करता है। ठीक है, जैसे मास होता है तो हमने पढ़ा है इनर्शिया में, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, अगर कोई मास है वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना पसंद करता है, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो चाहेगा कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहे। कब तक, जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, और एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो तुरंत ही अपना स्टेट नहीं चेंज करता है, पहले इसका अपोज करता है। ठीक है, तो वैसे इंडक्टर भी यहाँ पे क्या करता है, तो इंडक्टर में से जब करंट बढ़ती है तो इसका अपोज करता है, जब कम होती है तो वो क्या करता है, इसका सपोर्ट करता है। तो इंडक्टर का रोल जो है वो सेम जो मास का रोल है वही। आपने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mv²। दोनों फॉर्मूला देखो सेम जैसे ही है। ठीक है, जो वहां पे इलेक्ट्रिकल करंट होता है वो मैकेनिकल में वेलोसिटी होती है, जो मास होता है तो यहाँ पे इंडक्टर होता है। इसको हम आगे और डिटेल में देखेंगे जब एसी चैप्टर स्टडी करेंगे अल्टरनेटिंग करंट में। चलिए आगे हम इसका एनर्जी डेंसिटी, कि ये जो कॉइल है उसका कुछ वॉल्यूम भी होगा, तो वॉल्यूम में पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर होती है। एक हमने पढ़ा है मास डेंसिटी, तो मास डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ऐसे एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, के पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, इसको बोला जाता है एनर्जी डेंसिटी। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी डेंसिटी, हम स्टडी करते हैं। चलिए एनर्जी डेंसिटी फाइंड करनी है तो पहले हमने कोइल का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, इसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है, बट स्मॉल एन को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट एन आई बाई एल। दिस इज द फॉर्मूला। और इसमें से हम अगर आई को सब्जेक्ट बना लें तो ये फॉर्मूला हो जाएगा B इंटू एल अपॉन म्यू नॉट एन, ऐसे लिख सकते हैं। आई को हमने सब्जेक्ट बनाया, एल सामने गया, म्यू नॉट एन डिवाइड में जाएगा। चलो दिस इज द इक्वेशन 1। फिर इसके बाद अभी हमने सेल्फ इंडक्टेंस का भी एक फॉर्मूला पढ़ा, सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल L इज इक्वल टू क्या था, म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए बाई एल। दिस इज द इक्वेशन 2। ये दोनों इक्वेशन का यूज किया जाएगा। चलिए अभी हमने एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर, इसका फॉर्मूला पढ़ा U इज इक्वल टू 1/2 Li स्क्वेयर। अब ये सारी वैल्यू देखो, L की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे L की वैल्यू भी पुट कर देते हैं और I की वैल्यू भी है हमारे पास, वो भी यहाँ पुट कर देते हैं, दोनों की वैल्यू। चलिए तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 L, L कितना है म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए बाई एल, एल की वैल्यू रखी, आई की वैल्यू रखेंगे तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई म्यू नॉट स्क्वायर
इंटू एन स्क्वेयर। चलिए, तो यहां से एन स्क्वेयर कैंसल, एक एल कैंसल हो जाएगा, तो देखो बचेगा क्या, हाँ म्यू नॉट भी कैंसल, तो यहां पे 1/2 बी स्क्वेयर बाई म्यू नॉट, और एक एल बच गया और है एरिया इंटू लेंथ, दिस इज द एनर्जी। चलिए अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम U बाई ए इंटू एल, एल को कहाँ पे लाए, डिवाइड में लाए, तो इसको बोल सकते हैं एनर्जी डेंसिटी, दिस इज द मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, बी स्क्वेयर बाई 2 म्यू नॉट, क्या हो जाएगा, बी स्क्वेयर बाई 2 म्यू नॉट, दिस इज द एनर्जी डेंसिटी। ये क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। इसको क्या बोलेंगे, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला बी स्क्वेयर बाई 2 म्यू नॉट। सेम ईयर अगर आपको याद हो तो आप लोगों ने कैपेसिटर में पढ़ा होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वेयर, सेम ईयर ऐसा ही फॉर्मूला है, देखो इन कैपेसिटर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वेयर, मीन्स कि ये जो एनर्जी है इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी, दिस इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वेयर होता है। मैग्नेटिक फील्ड में जब एनर्जी स्टोर होती है तो वहां पे पर यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी डेंसिटी, जो एनर्जी स्टोर होती है, इसकी एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है, बी स्क्वेयर बाई 2 म्यू नॉट। चलिए, तो दिस इज द एनर्जी एसोसिएट विथ इंडक्टर, एनर्जी डेंसिटी एसोसिएट विथ द इंडक्टर। यहां पे हमारा ये जो सेल्फ इंडक्टेंस का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। अब हम आपको आगे मिलते नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।